हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हरीश कुमार, फिज़िक्स विद हरीश कुमार। ठीक है। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे इसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस की, उनके पैरामीटर या उनके एप्लीकेशन वगैरह जो भी सारा कुछ था हमने डिस्कस किया। ठीक है। आज का जो स्पेशल वीडियो है ये इन सारे लेक्चर जो हुए थे इससे पहले, इन सारे के सारे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के हम ऑब्जेक्टिव व्यू से इसको देखेंगे। कुछ एमसीक्यूज हैं इनके, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। एमसीक्यूज इसमें से एनर्जी के हिसाब से या एनर्जी से रिलेटेड। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एज सच इज ई। अच्छा, टोटल एनर्जी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जिसके साथ ये ऑसिलेट कर रहा होगा, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, राइट। किसी भी इंस्टेंट पे अगर बात करो तो दिस इज वुड बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इस तरह से फिर जो काइनेटिक है जो पोटेंशियल है उन दोनों को हमने प्लस करना होगा, और जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है ना वो इस तरह से होगी। ठीक है। अच्छा, ये है कोई ई। आपसे ये बात की गई है कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा, कहाँ पे क्या होगी? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे क्या होगी। नाउ दीज आर द पैरामीटर यू हैव बीन गिवन। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, मतलब जो टोटल एनर्जी है ना उसको हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो नाउ सी, इन ऑसिलेटर वी हैव डन, इन एनी ऑसिलेटर, अगर आप स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की बात करें तो उसमें भी आपने ये पढ़ा था, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट और टोटल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे 1/2 k into x square, where k is the spring constant और जो x नॉट इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा चलें, ठीक है, ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है किस इंस्टेंट पे? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है ना। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला किसी भी इंस्टेंट पे अगर लिखना चाहें तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में आपने डिस्कस किया था 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है इसका जनरल फार्मूला। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट है या जो इंस्टेंट है ना वहाँ पे हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो हेयर इन दिस केस यू कैन से x इज इक्वल टू x नॉट अपॉन 2। अगर आप ये इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको इस जगह की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। आप यूँ लिख सकते हैं 1/2 k x नॉट स्क्वायर आपका वही है, और ये एम्पलीट्यूड, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह जो गिवन कंडीशन है ना वो वैल्यू आप पुट करें। आप इसको सॉल्व करें, मज़ीद क्या बनता है, हाफ k आपका वही है, x नॉट स्क्वायर आपका वही है, x नॉट ये भी बनेगा, अपॉन में 4 बनेगा। इसको एलसीएम से अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगा 4 आपका, 4x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर एक और। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू k, और ये बनेगा 3x नॉट स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, यही बात आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को मतलब जो गिवन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। अच्छा, हम ये करते हैं कि 3/4 जो वैल्यू है ना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 3/4 है, इसको हम एज अ कॉमन या इस तरह से आप बात ले आओ। अच्छा, बाकी जो बचेगा 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर मिला आपको। अब देखें 3/4 आपका वही है। अच्छा, हाफ k एक्स नॉट स्क्वायर ये क्या है? ये टोटल एनर्जी है ना, तो इसकी जगह आप टोटल एनर्जी की वैल्यू रखें। तो आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी जो भी है ना उसका 3/4 पार्ट होगा, मतलब आप कह सकते हैं 75%। कौन सी जगह पे? एट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का मिड पॉइंट होता है ना, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 75% होगी। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हाफ, एम्पलीट्यूड अगर आपका हाफ है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 50% है, नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज अराउंड अबाउट 75% आप कह सकते हैं, या 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी जो भी है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो इसका मिलेगा ना आपको यहाँ पे, दैट वुड बी थर्ड ऑप्शन सी। तो एनर्जी की वैल्यू आप इस तरह से चेंज करते हो। ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह एनर्जी से रिलेटेड एक चीज़ और हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ज़रा देख लें। एमसीक्यूज़ नंबर जो 2 है इसको आप थोड़ा देख लो।
सिंपल पेंडुलियम है एक, दैट ऑसिलेट विथ SHM बिटवीन A to C, और जो मास ऑफ पेंडुलियम है उसने आपको दिया है, दैट इज M। अच्छा, A और C के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। डू रिमेंबर, ये दोनों के दोनों आप कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये हैं दोनों के एक्सट्रीम पोजीशन जिसके बीच में इसने ऑसिलेट करना होगा, राइट। अच्छा, ये इस तरह से कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है ना, मतलब इट कवर्स हाइट एज, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाता है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने हाइट कवर की है ना, वो आप सिंपली कह सकते हैं एच है। ये हाइट आपको गिवन है इस तरह से, ओके। मतलब सिंपल पेंडुलियम इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो आप कह सकते हैं हाइट कवर इसने करनी है ना, दैट वुड बी काइंड ऑफ एच। बात ये आपसे की गई है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, कौन सी जगह पे क्या वेलोसिटी होगी, तो ये है कि भाई जब ये बी पोजीशन पे होगा ना, मतलब मीन पोजीशन पे जब होगा, तो मीन पोजीशन पे ये बताएं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो किस तरह से होगी। अच्छा, एनर्जी से रिलेटेड है ये भी। अब देखें ज़रा, सिंपल पेंडुलियम जब ई इस पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे ना, सी पोजीशन पे, तो यूँ आप कह सकते हो कि सिंपल पेंडुलियम इस जगह पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ये इस तरफ जाएगा यूँ, तो देयर वुड बी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ये मीन पोजीशन से गुजरेगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी एग्जैक्टली, दैट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे थी 100% वो पोटेंशियल लॉस हो गई है, अब ये सारी की सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो यूँ आप कह सकते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम टू द मीन देयर वुड बी लॉस ऑफ पोटेंशियल बट गेन इन काइनेटिक। एग्जैक्टली इस जगह पे 100% पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी को ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सो नाउ सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि देयर वुड बी लॉस ऑफ एन एनर्जी बट गेन इन अनदर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी ना इसके पास 100%, सारी की सारी आप सिंपली कह सकते हैं लॉस हो जाएगी और 100% गेन इन काइनेटिक हो जाएगी। तो यूँ आप सिंपली कह सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल और दैट वुड बी इक्विवेलेंटली गेन इन काइनेटिक। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर था ना सिंपल पेंडुलियम का, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल पेंडुलियम की होती है ना, दैट वुड बी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट h, mgh से हम इसको शो करते थे, ठीक है ना। अच्छा, तो लॉस कितना होगा, 100% इसका लॉस होगा। भला थी कितनी, जो थी आप कह सकते हैं mgh, सारी की सारी आप कह सकते हैं लॉस हो गई, इंटायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन लॉस्ट हियर। और गेन कितना होगा, दैट कैन बी 1/2 mv²। 100% जो एनर्जी है ना वो इस तरह से गेन होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बड़ी सिंपल सी ये इक्वेशन हो गई ना। अच्छा, m यहाँ से आप कैंसिल कर दें, इस 2 को सामने ले आएँ, इट वुड बी 2gh और यहाँ पे बनेगा v²। इट मीन्स v इज इक्वल टू रेडिकल 2gh। जब ये ऑसिलेटर B से जाएगा ना, B से गुजरेगा ना, when passes through B, then you can say the velocity of oscillator would be radical 2gh। तो इस MCQs का जो करेक्ट आंसर है that would be सेकंड ऑप्शन B, इसका B सही जवाब है, ठीक है। अब जैसे ये दोबारा से आगे जाएगा देखें, तो देयर वुड बी लॉस ऑफ काइनेटिक बट नाउ गेन इन पोटेंशियल। तो यूँ आप कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व होती है। तो इस टोटल एनर्जी को इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर किसी भी जगह पे मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आपने मीन पोजीशन की बात की ना, ये आपको कहीं पे भी अगर पूछता ना तो भी आप मालूम कर सकते थे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी से रिलेटेड ये दोनों चीज़ें थी इस तरह से। अच्छा, अब एक और MCQs है, इसको ज़रा देखें। ये भी सिंपल पेंडुलियम के हिसाब से रिलेटेड है और यहाँ पे हम क्या बात करें ज़रा देखें। जो लेंथ ऑफ पेंडुलियम है वो पहले जो भी थी हमने वो बढ़ाई है।
अच्छा, कितनी बढ़ाई है? 44%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लेंथ पहले 1 मीटर थी, फॉर ए वाइल समझ लें, अगर इसकी लेंथ पहले 1 मीटर थी तो अब इसकी लेंथ हमने बढ़ा के 44% बढ़ाई, मतलब 1 मीटर का 44 तकरीबन बनेगा 0.44, तो तकरीबन ये इंटायर जो वैल्यू आपको मिलेगी ना 1.44 मीटर, ये हमने लेंथ बढ़ाई। चलो ठीक है, व्हाट वुड बी द चेंज? परसेंट चेंज ना, सिर्फ ये चेंज नहीं है, ये इसका मतलब है हम ये बात करें परसेंट चेंज। अच्छा, किस चीज़ का परसेंटेज यहाँ पे आपसे पूछा गया है? टाइम पीरियड का। परसेंट चेंज ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा? अब देखें, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट वुड बी 2 पाई इंटू रेडिकल L अपॉन G। ऐसे समझ लें, जो जनरल इक्वेशन है ना, जो जनरल एक्सप्रेशन है, आप सिंपली कह सकते हैं इस तरह से ये, या दूसरी माने में आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल ऑफ L। ठीक है। अच्छा, ये है ओरिजिनल इसका टाइम पीरियड। थोड़ी देर के लिए समझ लें आप इसको कि ये T1 है और यहाँ पे आप समझ लें ओरिजिनल लेंथ L1 है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये सारे के सारे आपके इस तरह से कांस्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, स्टेटमेंट में आप क्या करें कि भाई लेंथ हम बढ़ा रहे हैं 44%। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट पर्टिकुलर? कि भाई जो भी ओरिजिनल लेंथ होगी ना वो हमने 44% ऐसे समझ लें हमने बढ़ाई है, तो अब जो इसका वैल्यू मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा ये आपसे बात की गई है। ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, जो नया वाला टाइम पीरियड है वो किस तरह से होगा फिर, अगर इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हम एक्सप्रेशन लिखें तो नया वाला टाइम पीरियड कैसे होगा? L1 तो है, लेकिन कितना L1? मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी वो और अभी वाली जो लेंथ है वो कितनी, क्या वही लेंथ होगी L1? नहीं, 44% हमने उसमें ऐड किया है। अगर पहले 100 मीटर था फॉर एग्जांपल, अभी 44 मीटर और आपने ऐड करे तो तकरीबन ऐसे समझ लें 144 मीटर ना, या अगर ओरिजिनल थी 1 मीटर 44% अगर ऐड करो तो 0.44 की हमने जो बात की। तो आप इस L1 को क्या लिखेंगे? L1 ही लिखेंगे, ये है तकरीबन ऐसे समझ लें 1.44 ऑफ L1, 1.44 टाइम है। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि 44% इसमें ऐड भी हुआ है ना, तो तकरीबन इंटायर परसेंटेज ये है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी जो है ना एग्जैक्टली वो डेटरमिनेंट्स हैं, यही है। चलें, तो इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम परसेंट चेंज ऑफ टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा थोड़ा उसको देखें। आप इन दोनों का रेशियो निकाल लें, मतलब यू कैन गो थ्रू डिवाइड इक्वेशन 1/2 और 2/1 जो आपको सही लगे। ठीक है। अच्छा, डिवाइड 2/1 मतलब इनका आप रेशियो निकालें, इनका आप रेशियो निकालें। लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करें एंड राइट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड। जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई भी कॉमन है कैंसिल होगा, जी का वैल्यू भी कैंसिल होगा। यहाँ पे जो बचेगा इसका न्यूमरेटर है 1.44 ये है, और आप यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो है ना L1 वही है, इसका जो बनेगा दैट वुड बी ओनली L1, ये आपका कैंसिल होगा इस तरह से। ठीक है। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू रेडिकल 1.44। अच्छा, 144 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रेडिकल बनता है 12। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका रेडिकल बनेगा 1.2। इट मीन्स दैट जो टाइम पीरियड है ना वो 1.2 इंटू T1 बनेगा। अच्छा, ये टाइम पीरियड ऐसे समझ लें कि ओरिजिनल के हिसाब से बढ़ेगा। बड़ी सादी सी बात है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो यकीनन दिस इक्वेशन क्लियरली सजेस्ट कि इसका जो अभी नया वाला टाइम पीरियड है ना वो पहले की कंपैरिजन में बढ़ेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कितना परसेंट चेंज है, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना है, वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात, जो परसेंट चेंज होता है, अच्छा इस परसेंट चेंज को हम फ्रैक्शनल चेंज भी बोलते हैं। ठीक है। ये कितना है, इसका जनरल एक्सप्रेशन है डेल्टा T अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। परसेंट चेंज हम इस तरह से लिखते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात, T2 माइनस T1 है और ये वाला T1 वही है। इसका मतलब ये हुआ जो
T2 था वो है 1.2 टाइम ऑफ T1, ये आपका वही ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अच्छा 1.2 में से ये माइनस करें 0.2 इंटू T1 अपॉन T1, तो यूँ आपको ये मिलेगा 0.2। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखें तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप यूँ कह सकते हैं द परसेंट चेंज वुड बी 20%। जो टाइम पीरियड है ना उसमें परसेंट चेंज इस तरह से 20% आएगी। सो दैट इज द वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। परसेंट चेंज होगी ना वो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अच्छा मैथमेटिकली इनके और भी मेथड हैं, मतलब एक परसेंटेज आपको अगर गिवन है तो दूसरा परसेंटेज हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, इनकी वेरिएशंस और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ लेक्चर्स हैं उनमें से। अच्छा एक और एमसीक्यू इसमें से, स्प्रिंग हैज सर्टेन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट हैविंग टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन एज टी, ठीक है ना, जो उसका टाइम पीरियड है वो आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी। अच्छा स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, ओके, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है ना वो आप सिंपली कह सकते हैं कि टी है। अच्छा नया वाला टाइम पीरियड क्या होगा, नया वाला जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या होगा, अगर स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू टू इक्वल हाफ। इसका मतलब ये है, ऐसे समझ लें कि पहले जितना भी स्प्रिंग था बड़ा, हमने क्या किया, अब इसको बीच में से यहाँ पे कट कर दिया, इट इज़ कट इनटू टू इक्वल 1। नया वाला जो स्प्रिंग है ना ये छोटा हो जाएगा इस तरह से ना, पहले की कंपैरिजन में। अच्छा जो मास सस्पेंड किया है वही हमने सस्पेंड किया है। हमें ये बताएं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पहले की कंपैरिजन में अब किस तरह से या कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, उसमें वाज़ह तौर पे आप कह सकते हैं कि दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है जो कि आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, वो ये कि जो डिस्प्लेस्ड होगा बड़ा वाला स्प्रिंग या जो छोटा वाला स्प्रिंग है, दोनों में से ज़्यादा डिस्प्लेस कौन होगा, पहले थोड़ा ये चेक करना चाहते हैं हम। या दूसरी माने में ये समझ लें आप कि अगर इस स्प्रिंग का कांस्टेंट के था, कट करने से क्या इसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे फ़र्क पड़ेगा या वही रहेगा। तो देखें भाई जो इलास्टिसिटी होती है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, दैट कैन बी वेल डिफाइंड बाय मीन्स ऑफ के। और जो के होता है ना वो डिफाइन करता है किसके हिसाब से कि आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो। एक मटेरियल के मुख्तलिफ स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकते हैं ना इस तरह से, तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से कि ऐसा नहीं है कि मटेरियल एक जैसा है, कट करने से मटेरियल पे फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा लेंथ पे फ़र्क पड़ा है, बहरहाल लेंथ पे फ़र्क पड़ा है, तो क्या फिर लेंथ पे फ़र्क पड़ने के बावजूद भी क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल होगा? नहीं, इक्वल नहीं होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी होगा। अच्छा किस तरह से वेरी होगा, एक जनरल स्टेटमेंट जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई भी थी और दोबारा यहाँ से भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को अगर इस्तेमाल करें तो F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स इस तरह से, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो K इज़ इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स, और यहाँ से एक रिलेशन बना लें तो K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x, या यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। देखें आपने मास जो अटैच किया है ना वो एक जैसा ही है, जो पहले था मास अभी भी मास वही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेस करने के लिए आप फोर्स लगा रहे हो दोनों को, जब ये कंप्लीट था या अभी था, जब आप डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगा रहे हो, मतलब वेट फोर्स है जो लग रहा है ना इसके ऊपर, ए फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स एक जैसा लगेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर मैं दोनों के लिए वही मास रखूं तो दोनों में से ज़्यादा स्ट्रेच कौन होगा, ये बात है। तो यूँ आप सिंपली कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसकी जो स्ट्रेचमेंट है ना उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, या आप सिंपली कह सकते हैं जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो यूँ आप सिंपली कह सकते हैं कि उनके इलास्टिसिटी या इस तरह से जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे भी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा।
अब ये है एक सिंपल रिलेशन जो कि हमने इस तरह से इस्तेमाल की है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि भाई इसका लेंथ हमने हाफ कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग जितना छोटा होगा उतना स्ट्रेच भी कम होगा। स्प्रिंग बड़ा था, लेंथ बड़ी थी, स्ट्रेच ज़्यादा होगा। अच्छा, इसकी रिलेशन बड़ी सादी है, सीधी है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सीधा। अगर इसके आपने दो टुकड़े कर दिए, इसका मतलब ये हुआ जो स्प्रिंग की टोटल लेंथ थी वो भी आपने हाफ कर दी। तो यूं अगर ये आप 4 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर सकते थे पहले बिफोर कट, तो यूं अब आप कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर पे अभी नहीं होगा, इट कैन बी डिस्प्लेस्ड, इट कैन बी स्ट्रेच टू हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं हाफ बनेगा। अच्छा, तो यूजिंग दिस रिलेशन आपने एक्सप्रेशन जो बनानी है ना वो ये है कि अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा और यूं स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स ट्वाइस। अभी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो ट्वाइस होगा, पहले जो भी था अभी उसका डबल हो जाएगा क्योंकि आपने स्प्रिंग को इस तरह से कट किया है। पहली बात ये कि कट करने से होगा क्या, अभी हमने ये एक्सप्लेनेशन देखी कि अगर आपने स्प्रिंग को कट करना है या अगर आप स्प्रिंग को कट करोगे तो उसकी स्ट्रेच वाली जो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी उन पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल उनके स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, अगर फोर्स सेम लगाओगे तो। और यहाँ पे ये क्लियर है कि सेम मास इज सस्पेंडेड येट। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द टाइम पीरियड। अब हम आते हैं इससे बाद पे कि वर्टिकल ऑसिलेशन के हिसाब से अब इसका जो टाइम पीरियड है ना वो किस तरह से बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की बेसिक रिलेशन किस तरह से है, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू m ओवर k। ये बड़ी, अगर मास आपने कांस्टेंट रखा है जो कि क्लियरली डिफाइन है, मास आपने वही रखना है, तो यूं आप कह सकते हैं इफ मास इज कांस्टेंट, ये वैसे भी कांस्टेंट है, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। नाउ सी, स्प्रिंग कांस्टेंट कट करने से क्या होगा, डबल होगा, तो हेयर यू गो थ्रो k की जगह आप टू टाइम रखें या ट्वाइस आप रखें, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि बाय कीपिंग द स्प्रिंग टू हाफ ऑफ वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट वुड बी डबल, टाइम पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो डबल भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, बल्कि 1/2 टाइम होगा। तो जो नया वाला टाइम पीरियड है ना, दैट वुड बी 1/2 इंटू ओरिजिनल। तो यूँ आप कह सकते हैं 1/2 इंटू टी, आप सिंपली कह सकते हैं इस तरह से ही होगा। सेकेंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है इसमें से। अच्छा, जो प्रीवियस था या इसके हिसाब भी थे उनकी भी सारी एक्सप्लेनेशन हुई। जो प्रीवियस था उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 20% आपने लिखा, यहाँ पे आपने इस तरह से सेकंड ऑप्शन भी या T/(radical 2) लिखा। तो देखें मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें भी ना। अगर ये हम 3 टुकड़े करते, जो कि MCQ मैंने लिखा नहीं, बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग के 3 टुकड़े कर देता, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल हाफ्स, what would be the new spring constant here in this case? Again इसका जवाब वही है कि भाई जितने आप यहाँ पे जितने भी इसके पीसेस करोगे ना, तो उसके मुताबिक उसकी इलास्टिक लिमिट या आप यूँ कह सकते हैं उनकी जो स्ट्रेचमेंट वाली प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है ना, वो इस तरह से कम होगी, एग्जैक्टली उतना कम होगी। तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट उसके मुताबिक बढ़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, जैसे आप कट करोगे ना स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के आप जिसको कहते हैं ना वो बढ़ता है। तो यूं टाइम पीरियड की आप रिलेशन यहाँ से बना सकते हैं। तो ये है एक छोटी सी कहानी जो कि अभी तक हमने लेक्चर बने, इनके कुछ MCQs हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। अच्छा, अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से यहाँ से हो सकती हैं, परसेंटेज के हिसाब से या इस तरह से, जो कि क्लासेस में आपने डिस्कस ज़रूर किया होगा। इस तरह के इन तरह की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ मुख्तलिफ टेस्ट में भी इस तरह से आते हैं, आपने डिस्कस किए होंगे, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलियम से लेकर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर से लेकर ये सारा कुछ आपने जो प्रीवियस वीडियोस था उनमें कवर किया। बिल्कुल इसी तरह से आज थोड़ा बहुत हमने इनके ऑब्जेक्टिव जो थे पॉसिबिलिटीज़ वो भी हमने डिस्कस देखे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।